नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रकाश चंगड़, आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंस्टा गुरुजी में। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी 1 फरवरी से आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स के इस बार जो 2022 का हमारा सिलेबस है, 9 चैप्टर बचे हैं और 9 के 9 चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। आप सभी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, देन 6 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में थे, यहां तक तो हमने बात कर ली। आज 6 के बाद जो चैप्टर हमारे सिलेबस में 9th, जिसकी हम लोग देखो चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका पूरा जो पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका पेपर मेरे पास है। आज के इस पूरे घंटे के अंदर आपके इस चैप्टर का देखो पूरा निपटारा करने वाले अपन। ध्यान रखना, ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो टोटल 9 नंबर का जो चैप्टर है ये है। देखो 9 नंबर का चैप्टर कैसे है, इससे जो प्रश्न पूछेंगे वो 9 नंबर कहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इस बार आपको पास होने के लिए बहुत ही अल्प अंक चाहिए। अगर कोई प्यारा विद्यार्थी इस पेपर को भी तैयार कर लेता है तो पास तो खाली और खाली एक चैप्टर आपको करवा सकता है। 9 नंबर के जो प्रश्न है वो आपसे इस चैप्टर से देखो पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत 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 महत्वपूर्ण देखो चैप्टर होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा है, आज हो सकता है कि पूरा 1 घंटा हमें इसको समझने में लगे, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कोई शंका इस पेपर में तो आपके पास कहीं नहीं रहेगी। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप इन 9 पेपर्स को, जो आपके 9 चैप्टर बचे हैं, इनके 9 के 9 पेपर्स को आप कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। और ईश्वर करे कि बहुत अच्छा हो जाए कि जो आपके नंबर है 100 में से 100 वो केवल आप इन 9 प्रश्नों पत्रों के माध्यम से देखो लेकर आए हैं। हम देखो प्रारंभ करते हैं। हमारा जो टारगेट है इसके ऊपर हमारी जो निगाहें वो होनी चाहिए। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का। सो आवर टारगेट इज #टारगेट 100 आउट ऑफ 100 विद इंस्टा गुरुजी। ठीक है, हम देखो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है उसके अंदर मैंने आपको परिभाषाएं पूछे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो परिभाषा मैंने आपसे पूछी वो स्नेल का नियम आपसे पूछा है। क्या है भाई स्नेल का नियम? बहुत ही सिंपल सी भाषा में, अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम होता है। कैसे? देखो, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है क्या है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। अपन कहते हैं कि भाई आपतन कोण और अपवर्तन कोण, जिनको आप जानते हो, देखो आपतन कोण को अपन लिखते हैं आई से, और जो आपका अपवर्तन कोण होता है उसको अपन लिखते हैं स्मॉल आर से। जनरल सी बात है, जो आपने क्लास 8th में पढ़ी थी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ी है, और दोबारा से देखो क्लास 12th में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो I4 होता है इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण, R4 होता है रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल। जब अपन परावर्तन की बात करते हैं तब वहां पर इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, जब अपन अपवर्तन की बात करेंगे तो वहां पर इसको अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल इसको बोल देंगे। तो ये तो भाई आपतन कोण और ये अपना अपवर्तन कोण। अब सुनना स्नेल का नियम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर बता रहा हूं। आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या का मतलब होता है साइन थीटा कोस थीटा होता है वही। तो आपतन कोण की ज्या तथा इस अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। कितनी आसान सी भाषा के अंदर अपने बात कर ली, बहुत ही आसान है स्नेल का नियम। बस इतनी सी बात स्नेल के नियम के बारे में आपको ध्यान में रखनी है और लिख के आनी है, इस फॉर्मूले के साथ में लिख के आनी है, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो साथ में, अगर लिखना चाहो, यहाँ म्यू एक नियतांक है जिसे माध्यम का जो आप कहते हो ना अपवर्तनांक, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम, नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्धनीयता, इससे पहले प्रश्न में मैंने आपसे दूसरी जो बात पूछी वो है आवर्धनीयता। किसे कहेंगे? बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई बिंब है, आप जब उसका दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाते हो या किसी लेंस के जरिए उसका प्रतिबिंब बनाते हो, तो प्रतिबिंब की कोई ना कोई ऊंचाई होती है और जो आपका बिंब था उसकी कोई ना कोई ऊंचाई होती है। तो इस आवर्धनीयता की परिभाषा सुनना कितनी आसान सी है। मान लो आप बिंब की ऊंचाई को तो लिखते हो h से, और जब आपका प्रतिबिंब बनता है ना उसकी ऊंचाई को लिखते हो आप मान लो h' से लिखते हो। h' से तो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h से आपकी मान लो बिंब की ऊंचाई है। अब परिभाषा सुनना कितनी आसान है। मैं कहता हूं कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है इसे आवर्धनीयता कहते हैं। और आवर्धनीयता जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, आप लोग सुनते हो ना मैग्नीफायर ग्लास, जूम करके जिससे अपन देखते हैं, तो मैग्नीफायर ग्लास क्या काम करता है भाई, एक बिंब छोटा जिसको बड़ा बना के दिखाता है अपन को, तो उसी से अपना नाम आया है आवर्धनीयता। आवर्धन करने की क्षमता, बढ़ाने की क्षमता, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धनीयता कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका कोई मात्रक है क्या? कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिक कोण, देखो ये जो आपसे मैंने पहले प्रश्न पूछा क्रांतिक कोण, इसको मैं अभी नहीं समझा रहा आपको, इसको समझाऊंगा मैं आपको चौथे क्वेश्चन के साथ में। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे अपन को इनको 3 चित्र के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से वहां पे समझाऊंगा, तो वहां पे आपको इसको समझना है, यहाँ पे चिंता नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे मैंने पूछा विवर्तन। विवर्तन क्या है? बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर मैं एक बार आपको चित्र के जरिए समझाता हूँ, बहुत ही आसान सा है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक नुकीली सतह है, एकदम से ये नुकीली कोई सतह आ गई। अब प्रकाश किरण, आपको पता है सीधी रेखा में प्रकाश किरण गमन करती है, लेकिन होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है, अब देखो मान लो ये प्रकाश किरणें आ रही है बहुत सारी, आप सबको पता है भाई यहाँ पे तो क्या होगी, प्रकाश किरणें टकरा के रह जाएंगी, आगे नहीं जा पाएंगे। अगर ये अपारदर्शी है तो ये प्रकाश किरणें यहाँ पे टकरा के रह जाएंगी, इनका यहीं से परावर्तन हो जाएगा।
किसी न किसी रूप में। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रकाश किरण सबसे ऊपर वाली जो इसकी एकदम से नोक पर आपतित हो रही है, तो होता क्या है कि जब प्रकाश किसी नुकीली सतह के किनारों से गुजरता है तब अपने जो सीधा पथ होता है उससे थोड़ा सा विचलित होकर फिर आगे बढ़ने लग जाता है। ये जो घटना होती है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, सिंपल सी भाषा के अंदर अपन ने बात करी। आप अगर रिटर्न नोट्स चाहते हो तो आपको रिटर्न नोट्स भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला आपसे पूछा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बहुत ही आसान सा है। आप लोगों ने कभी जो आपके कमरे के अंदर रोशनदान होते हैं, अगर सुबह के समय आपने कभी नोटिस किया हो, जब उनसे प्रकाश आता है, रोशनदान से होते हुए कमरे के अंदर प्रवेश करता है, तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, वही प्रकीर्णन है। देखो, अब इसको अपन परिभाषा के रूप में समझते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है। मैं जो परिभाषाएं आपको जैसे जैसे बोल के बता रहा हूं ना, आपको बस वैसे वैसे अपनी भाषा के अंदर उनको लिखना होता है। अपनी कॉपी के अंदर आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। मैं कह रहा हूं आप ये 9 के 9 पेपर को रिटर्न वर्क करके देखिए। आपके पास तकरीबन राजस्थान बोर्ड की बात करूं, अगर मान के चले अपन 3 तारीख से ही अपने एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो भी मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स के एग्जाम तक आपके पास कम से कम आज से भी 40 दिन बच जाते हैं। तो 40 दिनों के अंदर अगर आप इन 9 पेपर को भी अगर लिख कर याद कंठस्थ अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके बहुत 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 अच्छा स्कोर होगा। और मैं कहता हूं पूरी मार्कशीट में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में आपको अंक दिखेंगे तो वो आपका फिजिक्स होगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो अपन देखो बात करें किसकी, प्रकीर्णन की। बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर अपन क्या कहेंगे कि जब प्रकाश के मार्ग में आने वाले छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होता है, तो ऐसे कण प्रकाश के कुछ भाग का अवशोषण करके खुद प्रकाश स्रोत की भांति चमकने लगते हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। दोबारा सुनना, इसको ऐसे समझना। मान लो कि इस बोर्ड पर यहाँ पे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था। यहाँ पर धूल मिट्टी के कुछ कण थे। मान लो यहाँ पे कण था, यहाँ पे कण था, यहाँ पे कण था, ऐसे बहुत सारे कण थे। अब इन कणों का जो आकार था ना, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा था। तो होगा क्या कि ये जो कण है, जो प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा था ना, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। और आप सबको पता है, मान लो एक बल्ब है, अगर बल्ब के पास अपन उसको बैटरी से जोड़ दे तो वो जलेगा। और जलेगा इसका मतलब क्या, उसके पास जो प्रकाश उसको उत्सर्जित कर रहा है। अभी भी अपन ने क्या कहा कि भाई धूल मिट्टी कण प्रकाश को अवशोषित करेंगे, और जब अवशोषित करेंगे तो इनको भी उत्सर्जित तो 100% करना ही करना पड़ेगा। तब अपन क्या कहते हैं कि भाई ये जब प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं तो खुद एक प्रकाश स्रोत की बातें चमकने लगते हैं। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे अपन बात करें आकाश का नीला दिखाई देना क्यों दिखते हैं, खतरे के निशान को लाल रंग का क्यों बनाते हैं, प्रकीर्णन के ऊपर आधारित घटनाएं अगले प्रश्न के अंदर अपन उसी की बात करेंगे। ठीक है, प्रकीर्णन बहुत आसान सी भाषा के अंदर अपन समझ लिया। आगे चलते हैं। देखिए ना, अगला हमारा जो प्रश्न है वो आपसे कहता है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर संबंध जो है वो स्थापित कीजिए और सिद्ध करना है कि आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा, और बहुत आराम से समझते हुए आप इसको अपनी कॉपी में भी करेंगे, और निरंतर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% एग्जाम तक आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आने लगेगा। और मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये बनता है। मैं एक बार अपने बोर्ड को साफ कर लेता हूँ ताकि इसके लिए अपन जो डायग्राम बनाएंगे उसके लिए भी अपन को स्पेस मिल जाए, और जो अपन यहाँ पे डेरिवेशन छोटा सा करेंगे उसके लिए भी स्पेस अपन को मिल जाए। सिद्ध क्या करना, देखो एक बार ध्यान रखना। इसने कहा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसको अपन कैपिटल आर से लिखते हैं, ये जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये बात अपन को सिद्ध करनी है। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि किसी दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए जो उसकी फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे, देखो मैं इसको यूं भी सिद्ध करवा सकता हूं, r/2। कैसे करेंगे अभी देखो अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के बारे में आप सभी जानते हो, ये इसकी होगी मुख्य अक्ष, जिसका ये जो बिंदु है जिसको अपन दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा मान लो फोकस बिंदु हो गया, ये हमारे वक्रता केंद्र हो गया। आप सभी देखो जानते हो कि वक्रता केंद्र से जो ध्रुव की दूरी होती है उसको अपन वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, और जो हमारा फोकस होता है, फोकस से जो आपकी ध्रुव की दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको अपन स्मॉल f से लिखते हैं सिंपली। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। अब देखो अपन क्या मान रहे हैं। माना कि कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, इस दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई। अब देखो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होते हैं, आप सभी जानते हो कि वो हमेशा फोकस होकर जाती है परावर्तन के बाद। देखो यहां से परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण यूं गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इस बिंदु के ऊपर मैं अभिलंब खींचता हूं। आप सभी को पता है गोलीय दर्पण के लिए जो अपन अभिलंब खींचेंगे ना वो हमेशा वक्रता केंद्र से होता हुआ गुजरता है। यानी मैं इस अभिलंब को यूं खींचूंगा। देखो ये हमारा क्या है, अभिलंब। यानी ये जो आपका वक्रित पृष्ठ है, आप इसको कह सकते हो गोलीय पृष्ठ है। इसके किसी भी बिंदु पर आप जो अभिलंब खींचोगे ना वो डेफिनेटली कहां से होकर गुजरेगा, आपके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। अब देखो इस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई बोलते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब देखना यहाँ पे एक जेड बन रहा है ये, और क्लास 10th में इतनी तो आपने मैथ्स पढ़ी है, ऐसे कोण को अपन बोलते हैं एकांतर कोण जो जेड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोण भी कितना होगा, आई होगा। सिंपल सी बात। अब देखो जब ये वाला कोण आई है ना, तो आपको तो सिमेट्री से ध्यान रखना है कि जब ये वाला कोण आई है तो ये वाला कोण होगा 2i, यानी इसका डबल हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी।
अब देखना मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना के दिखाने जाता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मान लो कि मैं इसको नाम देता हूँ। पहले ये जो बिंदु ना अपना, देखो क्या आ गया, कुछ वैसे तो नाम अपन ने अलग तो दे नहीं रखा, तो इस बिंदु को एम नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये बिंदु हमारा एम है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु एफ है और ये बिंदु पी है। अब मैं क्या करूँ, बिंदु इस एम से एक लंब डाल रहा हूँ नीचे, ताकि एक समकोण त्रिभुज अपने पास बन जाए। अब देखना, वास्तव में अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, एक तो देखो ये यहां से लेके ये इतना बड़ा पूरा एक समकोण त्रिभुज, एक आपको देखो दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक ये वाला एक समकोण त्रिभुज। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में मैं बात करता हूं, मान लो जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज इसके अंदर अपन बात करते हैं, मैं लिखता हूं त्रिभुज एम सी पी, पी नहीं बोल के इसको चलो एक और नाम देते हैं, डी नाम देता हूं चलो मैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना अपन को, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे देखो कौन सा बन गया, एम सी डी, ठीक है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज जिसके अंदर अपन बात करें। आप सभी जानते हो tan थीटा का मान क्या होता है। अब थीटा के रूप में यहाँ पे कौन है, आई, तो बताओ tan आई बराबर क्या होगा। आप सभी ने क्लास 10 के अंदर देखो ये तो जरूर पढ़ रखा है, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। अब देखो tan आई बराबर लंब बटे आधार करना पड़ेगा, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है, तो देखो लंब, और सामने वाली भुजा कौन है, एम डी बटा आधार। देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं आधार, ये क्या है, सी डी, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यदि मैं आपसे कहता हूं कि जो कोण है हमारा आपतन कोण आई, ये बहुत ही अल्प हो, यानी अति अल्प हो, चलो इसको बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपकी जब इच्छा हो वहां पे कर सकते हैं आप इसको। अपन क्या करेंगे, वास्तव में मानेंगे कि जो आपतन कोण आई है बहुत ही छोटा हो। आप सभी जानते हो जब tan थीटा के अंदर थीटा का मान बहुत ही छोटा होता है, तो अपन tan थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको, सब समझाऊंगा, चिंता ना करो। एक नंबर समीकरण मैंने इसको दी, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन ने बात कर ली। अब देखना एक ये जो छोटा वाला त्रिभुज और बन रहा है, इसके अंदर अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज एम एफ डी में। देखो इस वाले त्रिभुज में अपन बात करते हैं, तो मैं इस वाले त्रिभुज में फिर से देखो tan थीटा लगा रहा हूं, और इसमें थीटा कितना है, 2 थीटा है, यानी 2i है, ये वाला जो कोण है कितना है, 2i, तो मैं लिखता हूं tan 2i बराबर, वही देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टा आधार, ये वाला फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। तो देखो लंब तो हमारा वही md है, बट्टा आधार देखना यहां से लेके यहां तक, यानी fd, ये हो गया हमारा आधार। समीकरण नंबर देखो 2 इसको नाम देता हूं। अब देखना मेरे साथियों, अपन वो बात करते हैं, यदि हमारा जो कोण है, यदि कोण I जो है वो अति अल्प हो, इसको लिख देता हूं मैं अत्यल्प हो, तो जब ऐसा होता है, साइन में भी प्रॉपर्टी काम करती है, tan थीटा में भी प्रॉपर्टी काम करती है। क्या समझना, अगर हमारा जो कोण I है ना वो अगर बहुत ही छोटा हो ना, तो tan I को अपन लगभग I के बराबर लिख सकते हैं। जो tan I है ना इसका मान लगभग बराबर हो जाता है I के, यानी उस कोण के बराबर हो जाता है। ऐसे ही देखो tan 2i होगा, तो tan 2i भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2i के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जब मैं ये बातें जो है वो समीकरण 1 और 2 के अंदर जब अप्लाई करता हूँ, देखना मुझे क्या मिलेगा। मुझे समीकरण 1 से देखो क्या मिलेगा भाई, tan i की जगह i रख दूंगा, तो बताओ i बराबर तो मुझे मिला md बट्टा सी डी, समीकरण नंबर 3 दे देना इसको। ऐसी जब ये वाली बात मैं समीकरण 2 के लिए अप्लाई करता हूं, तो मुझे बताना tan 2i को मैं देखो 2i लिख सकता हूं, तो 2i बराबर मुझे मिलेगा यहाँ पे 2i बराबर md बट्टा fd, समीकरण नंबर 4। अब देखना बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो आपके समीकरण 4 है इसके अंदर i का मान रख दें क्या। i का मान कहाँ पे, देखो ये समीकरण 3 के अंदर अपने पास i का मान है, कुछ नहीं करा मैं यहाँ पे देखो i का मान रख रहा हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 को तो ऐसे कैसे रहने दिया, और इसको लिखा md बट्टा सी डी, ये i का मान मैंने ऊपर से रख दिया, बराबर देखना इधर क्या है md बट्टा fd, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। md से मैंने md को देखो दिया उड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2/cd, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 2/cd बराबर मेरे पास बचा 1/fd। अब देखते हैं cd क्या है और fd क्या है। देखो cd कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। fd कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई बिंदु जो आपका m है ना, या मैं इसको यूँ कहता कि बिंदु m जो है वो बहुत ही नीचे होता है, यानी जो आपका बिंब है वो उसकी साइज बहुत ही छोटी होती, या m बिंदु बहुत ही ऐसे छोटा होता है, ये md डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, तो बिंदु m लगभग ऊपर p पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या मैं इसको दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि अगर हमारा जो दर्पण है बहुत ही बड़ा होता, तो बहुत बड़ा होता, तो इसको अपन एक सीधी रेखा मान सकते थे, और तब ये जो बिंदु m है वो सीधी रेखा भी होता नहीं। मित्रों माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कैसे वीडियो रिकॉर्ड होते होते बीच में ये बंद हो गई, इसलिए आगे का जो डेरिवेशन मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/cd = 1/ft। देखो यहाँ पे गौर से देखना, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो
दर्पण है बहुत ही बड़ा होता तो बिंदु डी को अपन पी पर मान सकते हैं। तो देखना जो सी डी दूरी है इसको मैं सी पी दूरी मान सकता हूँ और जो एफ डी दूरी है इसको मैं एफ पी दूरी मान सकता हूँ। अब देखो कितना आसान हो गया। सी पी तो अपन जानते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, यानी ये तो लिख देंगे अपन कैपिटल आर, और ऐसे जो आपकी एफ पी दूरी है वो है फोकस दूरी, तो उसको अपन लिख देंगे स्मॉल एफ। तो देखना हमारा फॉर्मूला बन गया 2/r इक्वल्स टू 1/, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको चाहिए वो निकाल लो। अगर आप f बराबर निकालना चाहते हो तो देखो f बराबर आपके पास आ गया r/2। ठीक इसी तरह से अगर आप r का मान निकालना चाहते हो तो देखो r का मान आ गया r इक्वल्स टू 2f, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। माफी चाहूंगा वीडियो वो खराब होगी इसलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। तो मित्रों अगला जो प्रश्न हमसे पूछा वो है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। भाई बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। भाई प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण अपन क्या देंगे कि भाई वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण जो आपका, जैसे अपन बात करें जो आपका विबग्योर होता है, एक बार आपने देखो थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। विबग्योर, देखो आपने ये तो जरूर सुना होगा। विबग्योर का मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है उसके अंदर जो 7 रंग होते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन होता है कि इस सीक्वेंस के अंदर आपके 7 रंग होते हैं। देखिए ना मेरे प्यारे साथियों, जब अपन इधर से इधर की तरफ जाते हैं ना तो तरंग दैर्ध्य जो है ना उसका आकार बढ़ता जाता है, यानी तरंग दैर्ध्य बड़ा होता जाता है। ध्यान रखना जो बड़ा तरंग दैर्ध्य होगा ना उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, यानी जिन रंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटा होगा उनका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो वास्तव में होता क्या है कि अपने आकाश के अंदर तो भाई वायुमंडल है, इसमें न जाने कितने असंख्य धूल मिट्टी के कण है। तो जब प्रकाश किरण के ऊपर आपतित होती है तो आपको पता है कि जिनका तरंग दैर्ध्य कम होता है उनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यानी ये जो धूल मिट्टी कण है ये इस रंग के प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करते हैं, और जब अवशोषण ज्यादा करेंगे तो उनका उत्सर्जन भी करना पड़ेगा। तो जिस रंग का उन्होंने अवशोषण किया था उसी रंग के उत्सर्जन के कारण उसी रंग के प्रकाश स्रोत की भांति अपन को दिखेंगे। और चूंकि हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर तो न जाने कितने सारे धूल मिट्टी कण है, तो जब ये सभी कण उस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे तो अपन को क्या लगेगा, भाई पूरा का पूरा जो आकाश है वो तो उस रंग का है, यानी नीले रंग का अपन को आकाश दिखाई देता है। अब इसको देखो समझने का प्रयास करते हैं अपन, क्या इसका कारण देखें। हम कहते हैं कि वायुमंडल में स्थित धूल मिट्टी के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन नहीं हो सकता, लेकिन बैंगनी जो आपकी नारंगी बैंगनी है आपके इंडिगो है और जो नीला रंग है इनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण हमें ये रंग आकाश में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा सुग्राही होने के कारण हमें पूरे आकाश के अंदर केवल नीला रंग दिखाई देता है। बहुत सिंपल सी बात है जो अपन ने करी है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपसे अगला प्रश्न इसमें पूछा खतरे के निशान लाल रंग क्यों बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, मैंने अभी भी देखो इसका कारण आपको बता दिया कि भाई जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अब मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो रास्ते के अंदर, तो आपको पता है 1 किलोमीटर दूर अगर कोई सिग्नल वहां पे कोई संकेत लगा रखा है तो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर तो न जाने कितने सारे धूल मिट्टी कण आ जाएंगे। अगर वो धूल मिट्टी कण इस अगर बैंगनी रंग का बनाते हैं या वायलेट कलर का इसको बनाते हैं तो भाई इस रंग का तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। हो सकता है कि हमें 1 किलोमीटर की दूरी से भी जो संकेत बनाया गया था वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसका प्रकीर्णन हो सकता है। तो प्रकीर्णन न हो इसके लिए खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग से अपन को बनाए जाते हैं ताकि अधिक दूरी से वो दिखाई दे जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का सूर्योदय के कुछ समय पूर्व ही दिखाई देना, ये जो घटना इसका कारण अपन देते हैं अपवर्तन से। हम क्या कहते हैं कि भाई जब सुबह के समय सूरज की प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है तो लगातार जो वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली आपके परतें होते हैं उनके द्वारा लगातार उसका क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। तो जब लगातार अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कारण जो प्रकाश किरणें होती है वो अपने मूल पथ से विचलित होकर मुड़ेंगी, और जब वो मुड़ी हुई प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है तो आंखों को जो वास्तव में आती हुई जहां से प्रतीत होती है तो अपन को लगता है कि हाँ भाई सूरज वहां पे। एक्चुअल के अंदर सूरज होता बहुत नीचे क्षेत्र से, लेकिन चूंकि अपवर्तन की घटना के कारण प्रकाश किरणें मुड़ती हुई हमारे आंखों के पास पहुंचती है, इसलिए हमें जो सूरज है उसकी आभासी स्थिति क्षितिज से ऊपर दिखाई देती है। हमें लगता है कि भाई सूरज तो उग गया, लेकिन वास्तविकता ये होती है मेरे प्यारे साथियों कि सूरज जो है वो उगा नहीं होता है, यानी क्षितिज से अभी भी नीचे होता है। इसका कारण अपन देखेंगे अपवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, इसका भी कारण क्या है, अपवर्तन है। देखो तारे अपन से बहुत ज्यादा दूर है, बिंदु प्रकाश स्रोत के बाद व्यवहार करते हैं, उनसे आने वाला प्रकाश जब हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों से बार बार लगातार अपवर्तित होता रहता है तब हमें क्या होता है कि उस तारे की आभासी स्थिति हर क्षण अलग अलग दिखाई देती है। तो जब अपन को हर क्षण उस तारे की स्थिति अलग अलग दिखाई देगी तो अपन क्या कहते हैं, तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन वास्तव में तारा टिमटिमा नहीं रहा। सूरज है वो भी एक तारा ही तो है, लेकिन वो अपने बहुत ज्यादा पास में, उसको अपन बिंदु स्रोत नहीं मान सकते, जबकि जो बाकी बचे हुए तारे बहुत ज्यादा दूर है वो बिंदु स्रोत के बाद व्यवहार करते हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज नहीं देता क्योंकि अपने बहुत पास में सूरज। आगे बढ़ते हैं, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय दूर सड़क पर पानी का आभास होना, यह है इसका कारण मृगमरीचिका। देखो मृगमरीचिका क्यों बनती है वहां पे, देखो आप सभी को पता है कि जब सड़क की बात करें अपन तो दोपहर के समय सूरज की तपती गर्मी उस सड़क के ऊपर गिरती है तो सड़क बहुत भयंकर गर्म रहती है, और सड़क के संपर्क में जो आने वाली वायु है वो भी उसके कारण क्या होगी, गर्म हो जाएगी। अब वायु जो सड़क के संपर्क में वो तो गर्म है, लेकिन संपर्क से जो थोड़ा सा ऊपर की वायु है वो क्या है, ठंडी है। तो अब जो गर्म वायु उसका घनत्व भी कम है और जो ठंडी वायु उसका घनत्व भी ज्यादा है, तो देखो घनत्व में परिवर्तन हो गया। तो जब प्रकाश
प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है, कई बार ये क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो जाती है, तब इन किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण हमें यूं लगता है कि वहां पे जल है, यानी हमें जल का आभास वहां पे होने लगता है। ये जो घटना होती है इसको अपन बोलते हैं मृगमरीचिका। ठीक है, रेगिस्तान में होती है और सड़कों पर भी ये घटना देखने को मिलती है। अभी देखना एक बात, यहाँ पे मैंने शब्द काम में लिया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में है, उसको मैं डिटेल से वहाँ पे बोर्ड को पूरा साफ करके अपन बोर्ड पे पूरा 3 चित्र बनाते हुए समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपसे पूछा कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, इसका कारण अपन प्रकीर्णन को देते हैं। देखो प्रकीर्णन तब होता है जब जो आपके धूल मिट्टी कण उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बादलों की, तो मेरे प्यारे साथियों बादल बनते हैं धूल मिट्टी के कणों के साथ साथ जलवायु की जो जलवायु होती है ना, या आप कह सकते हो उसको जल की बूंदों से बने होते हैं। अब जल की बूंदे हैं और आपके धूल मिट्टी कण है, इनका जो आकार होता है मेरे प्यारे साथियों वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है। और जब इनका आकार बड़ा है ना, तो इस बड़ा होने के कारण यहाँ पे इनका जो आपके वर्ण विक्षेपण वो नहीं हो पाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना जिसको अपन आप प्रकीर्णन कहते हो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रकीर्णन इनका नहीं हो पाता। अब जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो भी अपन को ब्लू कलर का तो दिखने से नहीं रहा और न वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो वास्तव में जो आपकी जल की बूंद उसके अंदर जो 7 रंग है प्रकाश के, वो सातों के सातों रंग प्रवेश करेंगे और बाहर जो निकलेंगे वो भी सातों रंगों का कॉम्बिनेशन निकलेगा और सातों रंग फिर से मिलकर आपके सफेद जो श्वेत लाइट है वही बनाते हैं, जो व्हाइट लाइट है वही बनाएंगे। तो इस कारण अपन को जो बादल है वो सफेद दिखाई देते हैं। आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों, हीरे का चमकने आपसे कारण पूछा है, तो आप सभी जानते हो कि हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो 24 डिग्री होता है। तो जब अपन भाई हीरे को काटते हैं या हीरे को तराशा जाता है, तो उस समय अपन इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो प्रत्येक फलक पर आपतित प्रकाश है उसके लिए क्रांतिक जो कोण है उसका मान हमेशा जो इसके हीरे के लिए आपके क्रांतिक कोण है उसके मान से बड़ा ही हो। तो जब भी प्रकाश इस हीरे के अंदर प्रवेश करेगा तो इस हीरे के अंदर प्रवेश करने के बाद उसका लगातार उस हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, जिसके कारण से जो हीरा है वो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी बातें थी। अब देखो प्रश्न आ गया चौथा हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसको विस्तार से आपको समझाना है। जिसकी बात अपन शुरू से अभी तक कर रहे थे तो उसको तो समझते हैं क्या है होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही आसान है, देखो आसान सी भाषा में इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th में भी आपका देखो पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो ज़्यादा आपको जोर इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसको पूरी लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे भी एक बार पूरी लाइन बना देता हूँ और एक लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लिया कि यहाँ पे नीचे तो है पानी, जल, ठीक है, ब्लू है पानी 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 पानी, है ना, ये हमारा पानी है। ऊपर मान ली है हवा, तो जो हवा है ये माध्यम हमारा पहला है, मीडियम फर्स्ट, और जो हमारा पानी है वो है हमारा माध्यम दूसरा यानी मीडियम सेकंड। अब देखना मैं क्या करूँ, एक प्रकाश किरण है जिसको मैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आपको पता है अभी पानी है वो सघन माध्यम है वायु की तुलना में, तो यहाँ से देखना मैं एक प्रकाश किरण को ये मान लो कि इस बिंदु के ऊपर आपतित करता हूँ, ये लो मैंने आपतित किया इस प्रकाश किरण को। तो आप सभी को पता है भाई कि इस बिंदु पर मैंने आपतित किया, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अभिलंब खींचता हूँ, ये हमारा अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। आई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रकाश किरण जब इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से अपवर्तित होकर निकल जाएगी। साधारण सी बात है, जो इसमें होता नहीं वही हो रहा है, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है। ये इसका अपवर्तन कोण आर हो गया। अब देखना मेरे प्यारे साथियों होता क्या है, एक सेकंड में इसको रखता हूँ, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास 2 मार्कर है, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको मैं आपतित प्रकाश किरण मानता हूँ, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण है। जो हमारा ब्लू वाला मार्कर इसको मैं जो आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है वो मानता हूँ। अब देखना जब हमारे इस आपतित प्रकाश किरण से जो इस अभिलंब के साथ बनने वाला कोण है जिसको अपन आपतन कोण कहते हैं, इस कोण का मान बढ़ाता हूँ, तो देखना क्या होता है, मैं इस कोण का मान बढ़ा रहा हूँ तो हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण का जो आर है ना वो भी बढ़ रहा है। इसका मान मैंने और बढ़ा, इसका मान और बढ़ेगा, इसका मान और बढ़ाऊंगा, इसका मान और बढ़ जाएगा। यानी देखो लगातार जब इसका मान शुरुआत में इतना है तब ऐसा है, मैं इसका मान बढ़ा रहा हूँ तो देखो लगातार इनका मान बढ़ते जा रहा है। यानी कोण आई का जब मैं मान बढ़ाऊंगा तो कोण आर का मान भी बढ़ेगा। आपतन कोण बढ़ने पर आपका अपवर्तन कोण है वो भी देखो लगातार बढ़ रहा है। अब देखना एक कोण ऐसा आता है मेरे प्यारे साथियों जिस पर अभी तो देखो ये स्थिति है, जब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, और बढ़ाया तो ये बढ़ेगा। अब देखना इसको देखना, ये जो आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है ये हवा और ये पानी दोनों माध्यम को जो पृथक करने वाला तल है इसके ऊपर से आ गई एकदम से, मतलब इसके संपाती होगी। यानी बनने वाला जो अपवर्तन कोण वो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ये जो कोण होता है, देखो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ये हमारा मान लो अभिलंब है। ये देखो मैं इसको आपतित कर रहा था, ये तो कोण था आई, अब इससे थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया और बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, उस कोण के बराबर कर दिया जिससे जो आपके अपवर्तित प्रकाश किरण है वो इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से होकर जा रही है। यानी जो अपवर्तन कोण इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये जो कोण है विशेष कोण, इसको मैं विशेष कोण को नाम दे रहा हूँ आपतन कोण आईसी।
आईसी का मान क्या है, देखो सी का मतलब होता है क्रिटिकल, ये कोण है, इसके लिए इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, जिसकी अभी देखो मैंने 2-3 बार चर्चा कर ली। पहले प्रश्न में भी आपसे मैंने परिभाषा के रूप में पूछा था, मैंने कहा था कि आपको चौथे प्रश्न के साथ इसको डिटेल से बताऊंगा, वहां पर अपन 3 चित्र बनाएंगे। देखो 2 चित्र अपन ने बना लिए। इसके अंदर अपन ने क्या समझा कि एक अपन ने सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाशन को आपतित करवाना चाहा, तो ये आपतन कोण है, ये इसका अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ पे मैंने इस आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो एक विशेष कोण आने के बाद जो आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण थी वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के बिल्कुल से संपाती होकर निकल रही है। ठीक है, इस कोण को अपन क्रांतिक कोण कहते हैं। अब सुनना मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं, मैंने देखो पहले कम था फिर मैंने बढ़ाया, अब मैं कह रहा हूं नहीं मतलब धापा नहीं यार, एक बार थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों बहुत विचित्र घटना यहाँ पर होती है। और वो विचित्र घटना क्या है देखना, थोड़ा समझना। मैं इस कोण का मान आईसी से भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। ये लो, मैंने इस कोण का मान और बढ़ा दी, ये हमारा आपतन कोण जो आई है ना, इसका मान और बढ़ गया, आपतित प्रकाश किरण। अब देखना होगा क्या कि ये वाले प्रकाश किरण जो पहले वाले माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में जा रही थी, अपवर्तन हो रहा था, यहाँ पे जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल के संपाती होगी, वो प्रकाश किरण अब वापस पहले वाले माध्यम के अंदर ही लौट कर आ गई। यानी ये जो आपका अपवर्तन कोण है वो इतना बड़ा बन गया। ये जो घटना है मेरे प्यारे साथियों, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे भाई, परावर्तन का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि ये मान लो कोई सतह है, कोई प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, इस पहले वाले माध्यम से आ रही है, दूसरे वाले माध्यम की सतह है, इस दूसरे वाले माध्यम की सतह पर टकराई और वापस पहले वाले माध्यम के अंदर चलेगी, परावर्तन तो उसको कहते हैं ना। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये प्रकाश किरण आई और वापस इसी माध्यम में लौट कर आ गई, परावर्तन तो हुआ, लेकिन चूंकि अपवर्तन की घटना के अंतर्गत ये परावर्तन हो रहा है, इसलिए इस घटना को अपन एक अलग नाम देते हैं, और वो अलग नाम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये जो प्रकाश किरण पूर्ण रूप से वापस अपने अंदर वाले माध्यम के अंदर ही आ गई। अब देखना, ये जो घटना है बहुत ही आसान सी घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको अपन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आवश्यक शर्तें क्या है देखना। इसके लिए ये देखो, पहली शर्त जरूरी है कि भाई आपकी जो आपतित प्रकाश किरण है वो सघन से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। विरल से सघन में आएगी तब आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, वहां पे ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात क्या है कि जो आपके आपतन कोण का मान है ना, वो इस क्रांतिक कोण से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी अंदर आएगी वापस, अदरवाइज अंदर नहीं आएगी। तो ये 2 शर्तें जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है, जिसके अपन ने बात करी, सचित्र अपन ने वर्णन कर लिया, सचित्र व्याख्या कर ली। आपसे जो पहले प्रश्न मैंने पूछा था क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, मैंने कहा था इस प्रश्न के साथ आपको बताऊंगा, तो ये वो क्रांतिक कोण परिभाषित कैसे करेंगे। देखो, वह कोण जिस पर आपके अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के संपाती हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला हमारा प्रश्न आपसे जो पूछा है मैंने, वो है कि इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं, प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर लिखे। कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा। इंद्रधनुष कैसे बनता है भाई, बहुत सिंपल सी बात, अगर अपन करें इंद्रधनुष है क्या, तो भाई इंद्रधनुष 7 रंगों के युग्म से बनी एक अर्ध वृत्ताकार संरचना होती है, जो प्रकाश की बूंदों पर प्रकाश के 2 बार अपवर्तन, 1 बार वर्ण विक्षेपण और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनती है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको संख्या बताया ना कि 2 बार 1 बार 1 बार, ये थोड़ा वेरी भी होती है, वेरी होने से इस पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखो अभी अपन देखेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लो मेरे प्यारे साथियों एक बार कि ये हमारे पास एक जल की बूंद है, एक कोई प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, ये है आपतित प्रकाश किरण जो सूरज से सीधी आ रही है, इस प्रकाश किरण के ऊपर गिरी। अभी बताऊंगा कि सूरज की स्थिति क्या होनी चाहिए इंद्रधनुष बनने के लिए, और आपकी जो बारिश है वो किस दिशा में होनी चाहिए, ये अपन बात करेंगे। यहाँ की आपतित प्रकाश किरण थी, ये आई यहाँ पे आ गई। अब आपको पता है भाई बूंद है तो पानी की बनी, बाहर हवा थी, अंदर ये पानी हो गया तो माध्यम बदल गया, यानी इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद मान लो कि प्रकाश किरण ऐसे चली गई। अब देखो यहाँ पे इसका अपवर्तन हुआ, लेकिन मैंने देखो साथ में ये वाली रेखा भी खींची, ये भी देखो यहाँ से निकल के आई है। वास्तव में इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण हुआ। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या, रंगों में विभाजित होना। तो देखना हुआ क्या, जब प्रकाश किरण इस विरल से सघन माध्यम में आई तो 2 घटनाएं होगी यहाँ पे। एक तो यहाँ पे होगी अपवर्तन की घटना, दूसरी यहाँ पे होगी वर्ण विक्षेपण की घटना। वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों में टूटना। तो देखो वास्तव में जो 2 रेखाएं हैं, 2 अलग अलग रंगों की रेखाएं हैं जो अपन को दिखाई दे रही है। फिर देखो इनका फिर से अपवर्तन होता है और ये कुछ इस प्रकार से निकलती है, और ये जो प्रकाश किरण ऐसे आ गई, ये कुछ इस प्रकार से निकलती है। ये हमारी 2 प्रकाश किरणें जो कि बाहर वापस निर्गत हुई है। अब देखना यहाँ पे क्या क्या घटना होगी। प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पे एक तो होगा इसका अपवर्तन, साथ इसका देखो वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, 2 अलग अलग वर्णों यानी 2 अलग अलग रंगों के अंदर ये निकल रही है। फिर देखना यहाँ से जाना तो भी बूंद को पार करके बाहर चाहिए था अपवर्तन की घटना के अंदर, लेकिन ये बाहर नहीं जाकर देखो इस बूंद के अंदर ही वापस मुड़ गई। और कौन सी घटना हो रही है, देखो जब ऐसी घटना हो जाए कि भाई प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम के अंदर लौट के आ जाए, जबकि होना चाहिए उसका अपवर्तन दूसरे माध्यम में जानी चाहिए थी, वापस अपने पहले माध्यम में आ गई, तो उसको अपन बोलते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो रहा है। और फिर देखना जब पूर्णांतरिक परावर्तन होने बाद ये किरण यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे इसका अपवर्तन भी हो रहा है। यानी इस जो इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर प्रकाश किरण का 2 बार तो हुआ अपवर्तन, 1 बार हुआ वर्ण विक्षेपण और 1 बार क्या हुआ पूर्णांतरिक परावर्तन।
इस प्रकार से क्या बनता है, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष बनने के लिए देखो क्या आवश्यक है, आपके मान लो कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे पीछे तो होना चाहिए सूरज, यानी जो सूरज है उसकी दिशा तो मेरे पीछे होनी चाहिए, और बारिश होनी चाहिए कैमरे की तरफ, यानी सामने, मेरे सामने तो होनी चाहिए बारिश और मेरे पीछे होना चाहिए सूरज, तब जाके मुझे इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष की अपन ने बात करी कैसे बनते हैं। अब इसी प्रश्न में देखो मैंने आपसे एक चीज ये भी पूछी है कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, इनमें कोई अंतर भी बता दो। तो भाई प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये आपका प्राथमिक इंद्रधनुष है कि भाई प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर क्या होता है, भाई एक बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हुआ, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर से अपवर्तन होकर निकल गया। जो आपके द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 बार वर्ण विक्षेपण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर 2 बार वर्ण विक्षेपण होता है। एक आपसे मान लो एबीसीडी वाला प्रश्न आएगा, उसके अंदर इंद्रधनुष से संबंधित ये बात पूछ ले कि भाई इंद्रधनुष जो बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष, उसमें दर्शन कोण का मान कितना होता है। दर्शन कोण का मतलब होता है कि भाई जो सबसे नीचे वाला रंग और जो सबसे ऊपर वाला रंग है उनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का है। तो ध्यान रखना प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए इस कोण का मान कितना होता है, 2 डिग्री होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 डिग्री तक उसका मान जाता है, लेकिन अपन को प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए ध्यान रखना 2 डिग्री जो इसका दर्शन कोण का मान होता है वो 2 डिग्री होता है, द्वितीयक के लिए 3 डिग्री होता है। आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई दोनों में से कौन सा त्रिभुज कौन सा आपका इंद्रधनुष ऐसा है जो ज्यादा तीव्रता का दिखाई देता है या ज्यादा साफ दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष आपको अधिक तीव्रता का दिखाई देता है, नहीं ज्यादा साफ दिखता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, कम तीव्रता का दिखाई देता है। अच्छा, जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें सबसे ऊपर तो होता है लाल रंग और सबसे अंदर होता है बैंगनी रंग, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर होता है इसका उल्टा, ऊपर ही ऊपर तो होता है उसके अंदर बैंगनी और नीचे नीचे होता है उसके अंदर लाल। तो कुछ आप तुलना करके भी देखो थोड़ा सा बता सकते हो। एक तो अपन ने बता दिया भाई 2 बार इसके अंदर वर्ण विक्षेपण होता है द्वितीयक के अंदर, फिर दर्शन कोण के अंदर परिवर्तन आ गया, और फिर अपन ने बात कर ली भी उसमें बाहर दूसरा रंग होता है और इसके अंदर ये होता है और उसके अंदर उसका उल्टा होता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखना जो प्रश्न है वो कहता है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं भाई, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ देने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है, या यूं कह लो इसको, यूं समझ लो इसको, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। बहुत आसान सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं, प्रकाश किरणों का लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता ही लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति जिसको अपन पी से लिखते हैं, और जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी पी जिससे अपन लेंस की शक्ति को लिखते हैं ये बराबर होती है 1/f के, और इसका जो मात्रक है वो क्लास 10th के अंदर पूछा भी जाता है और आपसे पूछा जा सकता है, डायप्टर होता है। ठीक है, एबीसीडी वाले प्रश्न के अंदर इसका मात्रक आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसका चित्र बनाते हुए इसके कोई 3 उपयोग लिखे। बहुत ही आसान सा देखो प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु आप सभी देखो जानते हो ऑप्टिकल फाइबर। आजकल जो अपन वाईफाई वगैरह लगाते हैं, तो वाईफाई वगैरह लगाते हैं समय एक ब्लैक कलर का जो तार लेके आते हैं ना आपके घर पे, खंभे से दूर से लेके आते हैं, वो जो तार तो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। उसके अंदर होता क्या, देखो अंदर एक तार है जो बाहर तो आपको ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत पतला सा एक बारीक सा तार होता है। असल में उसके अंदर कोई तांबा वांबा नहीं है, इस टाइप का कोई तार होता है। इसको मैं बनाता हूँ, देखो इसको डबल लेयर में बना रहा हूँ, ये लो, ये इस टाइप का देखो एक तार है, ये पूरा अंदर से खोखला है, ये बाहर तो उसका खोल था। तो अपन देखो क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रकाश किरण डालते हैं। ये प्रकाश किरण ना अपन इस प्रकार से आपतित करवाते हैं जिससे इस प्रकाश किरण के लिए जो आपतन कोण है ना, इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो बताओ क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे वही घटना होती है, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो, और ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, देखो लगातार क्या हो रहा है, इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए ये जो अपना गंतव्य बिंदु होता है वहां तक पहुंच जाती है, बिना ऊर्जा हानि के पहुंच जाती है। ध्यान रखना कि भाई है क्या प्रकाश तंतु, वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसमें अपन संकेतों को बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना द्वारा भेज सकते हैं। इसमें आपतित प्रकाश को, या आपतित प्रकाश किरण को एक विशेष कोण से आपतित किया जाता है जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिससे ये अधिक दूरी तक संकेतों का तीव्र गति के साथ में बिना ऊर्जा हानि के प्रेषण कर सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ऐसे बताना है। इसकी कोई 3 उपयोग आपसे पूछे तो आप कह सकते हो कि इंटरनेट में, संचार सुविधाओं में, और आपके जो डाटा है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने में, इस टाइप के इसके आप उपयोग बता सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखना मेरे पहले साथियों, आपसे न्यूमेरिकल मैंने पूछा है, ये कह रहा है कि भाई 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई बिंब रखा है, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न आप खुद से करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खुद से करें। बाकी बहुत आसान है, देखो करना क्या है, बहुत दर्पण के लिए आपको इसने बोल दिया, अवतल दर्पण है तो आपको फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए, 1/f = 1 आपके v + 1/u। ये क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए परावर्तन का फॉर्मूला होता है, अवतल दर्पण का या दर्पण सूत्र होता है। आप ये मान लो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या बता रहा है, तो भाई वक्रता त्रिज्या इसने आपको बता दी 20 सेंटीमीटर, यानी 2f का मान आपको दे दिया। वक्रता त्रिज्या बताइए, देखो ध्यान रखना, यानी 2f होती है वक्रता त्रिज्या, इसका मान आपको बता दिया 20 सेंटीमीटर। तो भाई f का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना, 10 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसने कहा
अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। अब जो u है यानी वस्तु की जो बिंब की जो दूरी है वो आपको बता दी वो कितनी है, सॉरी मैं भूल रहा, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और जो आपकी f है वो अभी भी अपन ने निकाली कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब देखना एक बात को और करना, जब अपन लेंस या दर्पण पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रॉपर्टी, तो अपन कहते हैं भी दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब इसने बोला अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण से अपन को पता चलेगा कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है। आप सभी को पता भी अवतल दर्पण के सामने अपन बिंब को रखते हैं तो यू तो देखो हमेशा नेगेटिव होता है, तो यू तो नेगेटिव रहेगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी बिंब से जो आपका ध्रुव होता है उससे इधर की तरफ होती है, बाईं ओर होती है, इसलिए आपके एफ का मान भी क्या लेंगे अपन, माइनस का लेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा कि भाई जो बनने वाला आपका प्रतिबिंब उसकी स्थिति वगैरह बता दो, तो कितना आसान है, यू का मान है, एफ का मान, इसके अंदर मान रख के वी का मान निकालेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। देखना 1/f, एफ का मान कितना हमारे पास, माइनस का 10, बराबर 1/v का मान अपन को निकालना है, प्लस u का मान, 1/u का मान कितना, माइनस का 15, ये लो माइनस का 15। अब देखो आप इसको सोल्व करना, ये इधर माइनस का 15, इस माइनस से ये वाला प्लस का निशान माइनस का हो जाएगा। जब आप इसको उठा के इधर लेके आओगे पक्षांतरण करके तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो 1/v बराबर आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, 1/v बराबर आपके -1/10 और प्लस का 1/15। आप इसका लघुत्तम लेना, देखो लघुत्तम इसका आ जाएगा 30, ये लो 30 इसका लघुत्तम आ गया। अब देखो आपको पता है 10 का इसमें भाग दो 3 बढ़ जाएगा, 3 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का तो 3, प्लस का निशान था प्लस मैंने बनाया, इसके बाद इस 15 का इसमें भाग दो 2 बढ़ जाएगा, उस 2 को आप इस 1 से गुणा करोगे तो आ गया 2, यानी कितना बचेगा, माइनस का 1/30 बचेगा। अब आप इसको पलट देना, तो देखो इसको पलटोगे तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भाई आपका बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और बाईं ओर बनेगा। माइनस का निशान क्या बता रहा है, भाई ध्रुव से बाईं तरफ बनेगा। ये अपन ने इस प्रतिबिंब की स्थिति बता दी। नॉर्मल सी बात थी, आपको खुद कर लेना चाहिए था, बहुत आसान सा प्रश्न था, 10वीं के लेवल का ये प्रश्न मैंने दिया था और वास्तव में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं क्लास 12 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे इसने पूछा परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ है, क्यों, कारण देना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। एक तो जो आपका परावर्तक दूरदर्शी होता है उसके अंदर नाम से स्पष्ट है परावर्तन घटना किससे होती है, दर्पण से। यानी परावर्तक दूरदर्शी के अंदर अपन दर्पण काम में लेते हैं, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर अपन लेंस काम में लेते हैं। लेंसों के अंदर वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है, जबकि जो आपके दर्पण उत्तन के अंदर कोई वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा भाई जो आपके दर्पण होते हैं वो वजन में लेंसों की तुलना में हल्के होते हैं, तो जब अपन इनसे दूरदर्शी बनाते हैं ना तो इस दूरदर्शी को यांत्रिक सहारे की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है। और अगर मान लो आपने परवलयाकार दर्पण काम में ले लिए तो उससे जो गोली विपतन दोष है वो भी दूर हो जाता है। तो इस कारण अपन कह सकते हैं कि जो हमारे परावर्तक दूरदर्शी होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है किससे, जो आपके अपवर्तक दूरदर्शी होते हैं उनसे। ठीक है, तो मित्रों हमारा जो अगला प्रश्न है 10वां, वो देखना कितना शानदार प्रश्न है। मैं कहता हूं इस चैप्टर की पूरी जो जान है वो इस एक प्रश्न के ऊपर तो देखो टिकी हुई है। यानी ये वाला जो प्रश्न है बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो इस प्रश्न का नाम है, भी प्रश्न क्या कहता है आपको सुनना। 10वां प्रश्न आपका, लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पन्न कर इससे लेंस सूत्र का निर्माण कीजिए। जब भी लेंस मेकर सूत्र नाम आता है बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब तांडव करने लगते हैं कि अरे रे ये हमसे कैसे होगा। किताब में हम इसको देखते हैं, अरे यार इतना बड़ा ये कैसे होगा, क्या समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब किसी के नोट्स में देख लो, बड़े बड़े नोट्स लिखा रखे होते हैं, कई टीचर्स को मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े नोट्स के अंदर ये लेंस मेकर सूत्र इतना बड़ा लगता है बच्चों को, अरे यार कैसे करेंगे इसको, और एग्जाम में आता है ये। तो मेरे प्यारे साथियों भी देखना लेंस मेकर सूत्र वाकई में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार देखो इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे चित्र बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, मतलब बिना मिटाए बिना इरेज किए इतने से बोर्ड पे आ सकता है। तो सोचो कितना छोटा सा डेरिवेशन है। वास्तव में इसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, और समझने और समझाने के बाद वास्तव में लेंस मेकर सूत्र बहुत ही आसान है। चलते हैं, देखो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम के जरिए अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र के लिए मान लो हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है, ये देखो एक उत्तल लेंस मैंने लिया। आप सभी जानते हो भाई जो लेंस है इसका मध्य बिंदु होता है, और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो क्षैतिज अक्ष होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, जो इसकी जो आपका लेंस है इसके लिए मुख्य अक्ष होगी। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, आप इसको जो मध्य बिंदु उसका जो ध्रुव है या प्रकाशिक केंद्र है उसको अपन पी से नाम दे देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे इस जगह पे हमारा कोई बिंब रखा हुआ है, बिंब को अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे रख रखा है इस लेंस के आगे। आप सभी को पता है कि इस लेंस के ऊपर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो लेंस की दो अपवर्तक सतह हैं। एक तो देखना ये वाली अपवर्तक सतह और ये दूसरी वाली अपवर्तक सतह, यानी एक लेंस के अंदर दो अपवर्तक सतह होती है, और जितनी अपवर्तक सतह होगी मेरे प्यारे साथियों वहां से उतनी ही बार क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब दो अपवर्तक सतह तो अपवर्तन की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। एक बार तो ये जो शुरुआत वाली सतह है इसके द्वारा अपवर्तन होगा, एक बार ये जो बाद वाली सतह है इसके द्वारा अपवर्तन होगा। ये आपकी आपतित प्रकाश किरण।
अब देखना मेरे प्यारे साथियों, दो बातें समझना। मैं कहता हूं वास्तव में बहुत आसान है, इसको केवल और केवल समझने की देरी है। देखो समझाता हूं कितना आसान है। अगर मान लो ये बाहर वाली जो दूसरी सतह है ना, इस लेंस की जो दूसरी सतह सामने वाली, ये अगर नहीं होती तब क्या होता भाई, इस प्रकाश किरण का अपवर्तन केवल और केवल इस वाली सतह के कारण होता, दूसरी वाली सतह के कारण नहीं होता। तो मान लेते हैं कि ये वाली जब दूसरी सतह नहीं थी तो इसका अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता और ये यहां पे जाके काटती, और जहां पे जाके इस मुख्य अक्ष को काटती वहां पे मान लो प्रतिबिंब बन जाता। मैं इस प्रतिबिंब को देखने एक बार नाम दे रहा हूं I1। प्रतिबिंब को अपन इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज I1 मैंने इसको नाम दे दिया। क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये हमारी आपतित प्रकाश किरण थी। अगर केवल पहली सतह होती तो इसका अपवर्तन होता और इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जो वो यहाँ पे पहुंच जाती, I1 पे इसका प्रतिबिंब बन जाता। सामान्य सी बात है सर, ऐसा ही होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, चूंकि यहां पर ये दूसरी वाली सतह भी उपस्थित है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है अपन को तो पता है, अपने तो एक बार मान के देखा था कि अगर नहीं होती तो वहां पे इसका प्रतिबिंब बनता। लेकिन चूंकि दूसरी सतह भी उपस्थित है तो दूसरी सतह के कारण भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। और मान लिया कि जब ये दूसरी सतह से अपवर्तित होगी प्रकाश किरण, तो यहां से अपवर्तित होकर यहां पे पहुंचेगी। भाई दूसरी सतह अपवर्तन तो इसके कारण भी होगा। तो वास्तव में जो दोनों सतह हैं, इनके द्वारा अपवर्तन होने के बाद वास्तविक प्रकाश किरण कहां पे आएगी, यहां पे, और यहां पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जिसको मैं I से लिख रहा हूं। तो सर I1 क्या था, तो I1 तो अपन ने एक बार खाली आभासी तौर पे माना था कि अगर दूसरी सतह नहीं होती तो क्यों ना इसको डॉटेड लाइन से बना दो, क्योंकि आभासी है। तो देखना, ये जो हमारी पहले मैंने फुल लाइन बनाई थी, अब इसको देखो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तव में नहीं है, ये केवल एक आभासी प्रतिबिंब अपन ने I1 के ऊपर बनाया था। कोई दिक्कत नहीं, सामान्य सी बात थी, बहुत सिंपल सी बात। दोबारा बता रहा हूं, पहले वाली सतह से इसका अपवर्तन हुआ और यहां पे प्रतिबिंब बना। अगर दूसरी सतह नहीं होती, चूंकि दूसरी सतह ये बाहर वाली भी उपस्थित है, तो इसके कारण भी देखो इस बिंदु पे अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद जो अपवर्तित प्रकाश किरण वो यहां पे आएगी और यहां पे क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो, आप सभी मेरे प्यारे साथी जानते हो कि भाई जो दूरियां होती है वो अपन इस प्रकाशिक केंद्र O से, या जिसको P से अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, उससे नापते हैं। तो देखो यहां से आपके बिंब की जो दूरी होती है, इसको अपन स्मॉल u से लिखते हैं। इसमें तो किसी कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इसके बाद जो आपका प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब की इस प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होती है उसको अपन v से लिखते हैं। इसमें भी कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। अब चूंकि देखो यहाँ पे भी तो एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा था ना, अपन ने बात की भी है भले आभासी, लेकिन प्रतिबिंब तो है ही। तो इसकी जो दूरी है, इसको मैं, चूंकि वो I1 है ना, तो इसलिए इसकी जो दूरी है इसको मैं V1 नाम देता हूँ। ये लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वास्तव में बहुत आसान देखो डेरिवेशन है, जो आपका लेंस मेकर सूत्र है, वास्तव में बहुत आसान है। अब देखो, आप सभी को एक फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए, जो लेंस के लिए या गोलीय जो लेंस होते हैं उनसे अपवर्तन के लिए एक सूत्र होता है। क्या, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस लेंस के बाहर तो चारों तरफ कौन है, हवा है, वायु। उस वायु का जो आपकी अपवर्तनांक है वो मैंने मान लिया कितना है, μ1। और ये जो लेंस है भाई, इसका अपवर्तनांक डेफिनेटली बात है, अभी हवा से इसका घनत्व तो अलग है, तो इसका अपवर्तनांक भी अलग हो। मान लिया इस लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। साधारण सी बात है। अब देखो, गोलीय लेंस से परावर्तन के लिए, सॉरी अपवर्तन के लिए एक छोटा सा नियम होता है। वो क्या होता है, आप सभी को आना चाहिए, माइनस μ1 बटा u प्लस μ2 बटा v बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। क्या है, समझाता हूं अभी। देखो, μ1 है पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक जिससे प्रकाश किरण जा रही है, μ2 है दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, u क्या है उस बिंब की दूरी, और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। μ2 माइनस μ1 यानी बाद वाले माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटा r होते जो हमने लेंस ले रखा है इसकी वक्रता त्रिज्या। अब देखो, मैं कहता हूं चूंकि यहां पे देखो दो सतहें हैं और दोनों सतहों के द्वारा अपवर्तन हुआ, यानी दो बार अपवर्तन हुआ, तो अपन देखो दोनों केस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहले केस की देखना मैं बात करता हूं। पहले केस में जब हमारे पास केवल ये हमारी अपवर्तक सतह है, उस समय देखना हमारे जो माध्यम पहले वाला है उसका नाम μ1 है, अपना μ1 पहला माध्यम पहले से पढ़ा है। दूसरा माध्यम μ2 है, तो μ2 ठीक है। अब देखना, इस आपके P से जो आपका बिंब है, इसकी जो डिस्टेंस जिसको अपन u से लिखते हैं, u है ना, तो देखो इसको मैंने यहाँ पे u से लिख रहा है, ठीक है। अब इस पहले वाले जो आपकी सतह है, इससे अपवर्तन के बाद आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था, I1 पे बना था। तो जो आपके प्रतिबिंब की दूरी है वो इस I1 से लेंगे अपन। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, v1 है ना, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ v1, ठीक है। ये बाद वाले माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक, याद है, ठीक है। अब देखना त्रिज्या r, जो वक्रता त्रिज्या वो क्या होगी। ये जो पहले वाले आपकी देखना गोलीय सतह है, इसको अगर मैं पूरा एक गोला बनाता तो उसकी जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या होती। मान लिया कि पहले वाले सतह के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो है r1। साधारण सी बात थी, वो फॉर्मूला हमने पहले वाले सतह के लिए लगा दिया। इसको मैं नाम देता हूं देखो समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी दूसरी अपवर्तक सतह है इसके लिए भी अपन लगा देंगे। देखना कैसे, आपके लिए यहाँ पे इस दूसरी सतह के लिए देखो, यहाँ अंदर से बाहर जा रही है, तो आपका पहले वाला माध्यम तो है μ2 और दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक कौन सा होगा, हवा। ये तो है, हवा का अपवर्तनांक है μ1, यानी पहले वाला माध्यम यहाँ पे लेंस है तो उसका अपवर्तनांक μ2 लेंगे पहले वाले माध्यम का, और दूसरे वाला माध्यम हवा है तो दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है μ1। तो इस फॉर्मूले को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, मैंने क्यों लिखा है ऐसा, माइनस μ2 बट्टा ये u क्या होता है, बिंब की दूरी। अब मुझे बताना, ये जो आपकी दूसरी वाली सतह है इसके लिए बिंब का काम कौन करेगी, वो प्रकाश किरण जिसको इस पहले वाली सतह ने अपवर्तित कर दिया था।
यानी इस पहले वाले सतह ने जिस प्रकाश किरण को अपवर्तित किया था ना, वो इस दूसरे वाले सतह के लिए तो क्या है, देखो आपतित किरण का काम कर रही है। और आपतित किरण कहां से आपतित हो रही है, तो अपन कहेंगे भाई I1 से आपतित हो रही है। देखो यहां से आपतित किरण अपन इसके लिए मानेंगे, फिर इसका अपवर्तन होकर ये कहां आई, I1 के ऊपर। तो आपतन बिंदु तो हमारा कौन सा होगा, I1 होगा, या जो जहां से आपका बिंब रखा हुआ है इस दूसरे वाले सतह के लिए जो आपका बिंब वो तो I1 के ऊपर है। तो इस I1 की इस P से जो डिस्टेंस वो कितने, V1, यानी यहां पे हमारे बिंब की दूरी अपन मानेंगे V1, ठीक है, प्लस μ2 होता है दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपना देखो दूसरा माध्यम तो हवा है और उसका कितना है μ1 बट्टा, मैं लिखता हूं देखो प्रतिबिंब की दूरी इस दूसरे वाले सतह से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहां पे बना है, I पे बना है, और I की जो डिस्टेंस है P से वो कितनी है, V। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे V बराबर दूसरे वाले, या मैं कह सकता हूं बाद वाले माध्यम का अपवर्तन माइनस पहले वाले माध्यम का अपवर्तन। तो देखो बाद में तो हवा में गई ना, तो μ1 माइनस μ2, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं μ1 माइनस μ2 बट्टा R2। टू क्यों लिखा, इस दूसरे वाले सतह की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी अपन ने बात करी। इतनी बात साधारण थी, बहुत ही सामान्य बातें, मैं सच करूं बहुत ही आसान डेरिवेशन है, एक बार इसको देखना तो सही। अब देखना आपको ऊपर μ2 माइनस μ1 दिख रहा है, नीचे μ1 माइनस μ2 दिख रहा है, क्यों ना दोनों को अपन सेम बना ले। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से मैं माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूं ऊपर। देखो जो ऊपर से माइनस का निशान कॉमन लूंगा तो जो माइनस का वो तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो बन जाएगा माइनस का। यानी सेम जो स्टेप है वो ऐसी बनेगी, माइनस μ2 बट्टा V1 प्लस μ1 बट्टा V बराबर देखना μ2 माइनस μ1 बट्टा R2 ना, वो माइनस जो मैंने कॉमन लिया वो नीचे R2 के साथ लगा दिया, कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 2 ना। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखना क्या आता है, जब मैं इसके अंदर इस वाले समीकरण को जोड़ूंगा तो एक चीज गौर करना, ये है μ2 बट्टा V1, ये है μ2 बट्टा V1, दोनों सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो जब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो ये जो प्लस वाला μ2 बट्टा V1 है ये माइनस वाले μ2 बट्टा V1 से कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, इधर तो बचेगा ये माइनस μ1 बट्टा U प्लस इधर बचेगा ये μ1 बट्टा V बराबर, इधर देखना μ2 माइनस μ1 ऊपर भी है और यहाँ पे भी, यानी कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर। तो मैं कॉमन लेके लिख रहा हूँ μ2 माइनस μ1, अंदर क्या बचेगा देखो ब्रैकेट के, यहाँ पे तो ऊपर से ये तो कॉमन आ गया तो ऊपर तो 1 बचेगा, 1 बट्टा R1, ऐसे ही यहाँ पे 1 बट्टा R1, लेकिन ये माइनस का इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ माइनस 1 बट्टा सॉरी R2 है ना, R2, ये लो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर यहाँ पे μ1 आ रहा है, कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने लिया देखो μ1 को तो कॉमन। अब ये जो प्लस वाला इसको पहले लिख लेता हूँ 1 बट्टा V, और ये माइनस वाला इसको बाद में माइनस 1 बट्टा U बराबर देखना यहाँ पे μ2 माइनस μ1, और अंदर देखना ब्रैकेट क्या बच गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत नहीं। देखो वास्तव में बहुत आसान है, कितना आसानी से होने लगा, नॉर्मल सी बातें वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। इस μ1 को अपन यहाँ से इधर भेज दें, कोई समस्या नहीं। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर जो आपका μ1 है इधर इनके बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आएगा तो मैं इसके बट्टा में लिखूंगा, तो μ1 इस μ2 के बट्टा में भी है और μ1 के बट्टा में भी है। तो देखना इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, μ1 इसमें भाग में जाएगा तो μ2 बट्टा μ1 होगा, इसके भाग में जाएगा तो μ1 बट्टा μ1, तो कट के 1 आ जाएगा। फिर देखना यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये अपन ने इतनी बात यहाँ पे कर ली, इसको चलो ब्रैकेट को हटा देता हूँ क्योंकि कुछ गुणा भाग नहीं हो रहा, इतनी बात अपन ने करी। इसको मैं एक बार समीकरण नाम देता हूँ, 2 तो आ गई, 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि हमारा जो बिंब है, ये जो O है ना आपका ऑब्जेक्ट, वो अनंत पे होता, तो जब ये बिंब अपना अनंत पे होता तो जो हमारी बिंब की दूरी है U वो कितनी होती, अनंत होती। तो मैं कहता हूं यदि या इफ U इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी अगर हमारा U जो है वो अनंत पर है या अनंत डिस्टेंस है, तो आप सबको पता है कि भाई अनंत से आने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनता, आपकी जो इमेज बनती वो कहाँ बनती, फोकस बिंदु पे बनती। और फोकस बिंदु की जो दूरी है वो अपन जानते हैं स्मॉल f से, जिसको अपन लिखते हैं, यानी जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी V है वो किसके बराबर होती, f के बराबर होती। अब देखना ये जो मान है वो मैं इस वाले समीकरण के अंदर रख रहा हूँ, 1 बट्टा V की जगह अपन लिख देंगे f, तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन U का मान है इनफाइनाइट। तो 1 बट्टा अनंत का मान तो 0 होता है ना, आप सभी जानते हो भाई 1 बट्टा अनंत जो होता है ना इसका मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो गया, तो 1 बट्टा f माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 बट्टा f के बराबर ये आ जाएगा। तो मैं इसको देखो इधर लिख रहा हूँ 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू μ2 बट्टा μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामान्य सी बात है। इसी को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। ये वही है जिसकी आप अभी तक डिमांड कर रहे थे कि भाई लेंस मेकर सूत्र कैसे आएगा, इतना हार्ड है, हमसे कैसे होगा, किताब के अंदर हम देखते तो हमारे तो छक्के छूट जाया करते हैं। वास्तव में बहुत आसान है और आप सभी लोगों ने देखो इसको देखा कितना आसान है। आप हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपको μ2 बट्टा μ1 की जगह आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए भाई μ21, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं μ21 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, μ12 सॉरी, इसको μ12 अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा
आपको अगर एग्जाम में यूं लिखा आ जाए यहाँ पे कि लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पत्ति कर सिद्ध करें ये वाली, और वहां पे म्यू की जगह n लिखा दे n21 या n12 या n2/n1, तो म्यू को अपन n से भी लिखते हैं, यानी अपवर्तनांक है ना, उसको अपन n से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं होगी। इसको अपन क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। समीकरण 4 नाम दे दूंगा इसको, समीकरण 4 ही क्या है, लेंस मेकर सूत्र। अब देखना इस प्रश्न में मैंने आपसे आगे एक बात और छोटी सी पूछी कि भाई लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पत्ति कर इससे लेंस सूत्र का निर्माण कीजिए। कितना आसान, देखो लेंस सूत्र का निर्माण करना। आप सभी को पता है लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखो अपन वो लेके आते कैसे आता है, आप एक बार गौर से देखना, ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है μ2/μ1 माइनस 1 इंटू r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, क्या ऐसी कैसी आपको यहाँ पे राशि नहीं दिख रही क्या? ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, और इसका मान किसके बराबर है, 1/f के बराबर, यानी ये जो है इसके बराबर है और ये वास्तव में यहीं पे होता है, यानी इसका मान किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इनकी जगह क्या रख दूं, 1/f रख दूं। तो देखना क्या बनेगा मेरे पास, 1/f तो मैंने रख दिया इनकी जगह, और इस 1/f का मान किसके बराबर है, इसके बराबर। तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/v माइनस 1/u। क्या ये वही नहीं है जिसकी अभी भी मैंने आपसे चर्चा करी है, वही है हमारा लेंस सूत्र। तो अपन इस लेंस मेकर सूत्र से लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट करना ही करना है। देखो पूरा मैंने आपको समझाया, कहीं कोई रटने वाली बात इसके अंदर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी वीडियो देखो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। अगला हमारा प्रश्न देखना, दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करो। मैं कहता हूं ये भी देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर है, और 9 नंबर के चैप्टर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपके। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनकी अपन ने बात भी अभी करी है थोड़ी देर पहले, आपको मैंने न्यूमेरिकल भी बताया, लेकिन ये जो छोटे छोटे डेरिवेशंस है ना, ये छोटे छोटे ही हैं लेकिन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो पतले लेंसों की जो फोकस दूरी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेंस मेकर सूत्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए बचता है वो यही एक डेरिवेशन के रूप में बचता है। हालांकि एक और डेरिवेशन इससे अगला वो भी अपन करेंगे। तो पहले अपन समझते हैं, दो पतले लेंस अपने पास है, ये मान लो एक पतला लेंस अपने पास यहाँ है, इसके पास ही मैंने कोई दूसरा पतला लेंस और रख दिया। अभी मैंने थोड़ा मोटे बनाया, इसका मतलब नहीं वास्तव में मोटे, वास्तव में पतले लेंस ये हैं। अब मान लो कि ये इनकी है आपके मुख्य अक्ष, साधारण सी बात है। आप सभी ने जो अभी भी पढ़ा ना लेंस मेकर सूत्र के अंदर, वो सारा मामला जो सारा ज्ञान है वो अभी आपके काम आने वाला है। देखना कैसे, मान लिया कि यहाँ पर हमारा बिंब रखा है ऑब्जेक्ट, आप सभी को पता है भाई ये एक लेंस है, इसके कारण भी अपवर्तन होगा, ये दूसरा लेंस इसके कारण भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। भी लेंस है तो अपवर्तन तो इसे होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है। मान लो कि ये प्रकाश किरण मैंने यहाँ पे आपतित करवाई, इस पहले वाले लेंस पर जब प्रकाश किरण आपतित हुई तो पहले वाले लेंस के अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन की घटना होती है। तो अगर मान लो जब ये दूसरा लेंस नहीं होता, वही सेम बात मैंने कहा ना, एकदम सेम टू सेम उसके जैसे, अगर हमारा दूसरा लेंस नहीं होता तो अपवर्तन के बाद ये जो प्रकाश किरण वो कहाँ पे जाती, इस जगह जाती, और यहाँ पे क्या बनता, हमारा प्रतिबिंब बनता, यानी इमेज बनती I1, मैंने इसको नाम दे दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों चूंकि यहां पर दूसरा आपका लेंस भी उपस्थित है, इस कारण उसके कारण भी अपवर्तन होगा, और यहां से अपवर्तित होकर ये जो प्रकाश किरण है वो वास्तव में कहां पहुंचेगी, यहां पे, यानी इस बिंदु I के ऊपर क्या बनेगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो वो क्या था, वो तो आभासी था, तो इसको चलो मैं डॉट डॉट लाइन से एक बार दर्शा देता हूं। ये लो हमारे डॉट डॉट लाइन से अपने दर्शा दिया, ये हमारा आभासी और ये हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, दो पतले लेंस एक दूसरे के पास पास रखे, मान लिया इस पहले वाले लेंस की फोकस दूरी है वो तो f1 है, दूसरे वाले की फोकस दूरी कितनी है, f2 है। अब देखना आप सभी अभी भी देखो लेंस सूत्र अपन देख के आए, लेंस सूत्र क्या कहता है अपन को, लेंस सूत्र ऐसा होता है देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी भी अपन देख के आए, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अपन को, मुश्किल से कोई 1-1.5 मिनट होगी अभी। अब देखना इस पहली सतह के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूं। आपको पता है भाई बिंब की जो दूरी होती है, यहां से मैं देखो नाप लेता हूं, ये किससे अपन लिखते हैं, u से अपन लिखते हैं स्मॉल u। ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बनता है इसकी दूरी को अपन स्मॉल v से लिखते हैं, यहां तक प्रतिबिंब है। और ये देखना एक आभासी प्रतिबिंब भी तो बना था, तो इसकी जो दूरी है इसको मैं v1 नाम देता हूं, कोई समस्या नहीं है। यहां तक बहुत ही आसान है, मैं कहता हूं पूरा चैप्टर बहुत वास्तव में बहुत आसान है, एक जैसी देखो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखना मैं इस पहले वाले लेंस के लिए इस सूत्र को लगाता हूँ, पहले वाले लेंस के लिए इस सूत्र को काम में लेता हूँ। तो मैं देखो लिखता हूँ पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है, जो आपके ये क्या होता है देखो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी पहले वाले लेंस से अपवर्तन कारण प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो इसकी दूरी कितने v1 है, ध्यान रखना इस बात को, v1। और u क्या है, बिंब की दूरी, तो देखो इस वाले लेंस के लिए बिंब की दूरी तो u है, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण आपके लिए आ गई पहले वाले लेंस से अपवर्तन के कारण। अब दूसरा लेंस है उससे भी अपवर्तन होगा, तो उससे देखते हैं। ये समीकरण मैं लगाता हूँ 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/ प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे वाले लेंस से अपवर्तन का प्रतिबिंब बना I पे, तो इसकी दूरी कितनी है v, इसको लिखता हूँ 1/v माइनस 1/ देखो बिंब की दूरी, इस दूसरे वाले लेंस के लिए बिंब तो कौन काम कर रहा है बिंब की जगह, ये जो पहले वाले लेंस से जो प्रतिबिंब बना था I1 वो इसके लिए बिंब का काम कर रहा है, और इसकी दूरी कितनी है v1, सेम टू सेम पिछले वाले के जैसा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v1। अब वही बात है हमारी, जैसे वहां पे अपने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, ठीक ऐसे अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये 1/v1 प्लस का और माइनस का 1/v1 ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा वो लिखते हैं। इधर तो बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा देखो मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ
ये हो जाएगा। अगर मैं इसको संयुक्त रूप से यूं बोल दूं कि ये जो दोनों लेंसों को मैंने मिला दिया, तो ये जो दोनों लेंसों की फोकस दूरी का योग है, ये एक अपन कंबाइंड रूप में लिख दें, तो मैं इसको लिखता हूं 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। अच्छा, ये तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लेंस फॉर्मूला होता है, यानी ये तो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूं, तो मैंने वास्तव में देखो क्या किया था, 1/F जो है वो किसकी जगह लिखा, 1/F1 और प्लस 1/F2 इसकी जगह मैंने लिखा था। यानी वास्तव में ये क्या है, ये हमारी तुल्य फोकस दूरी है, और ये वो फोकस दूरियां हैं जिनका अपन ने संयोजन किया, जिन फोकस दूरियों से संबंधित जो लेंस उसका अपन ने संयोजन किया। अब यहाँ से देखना, मैं इस f का मान निकालूं, हमें तुल्य फोकस दूरी f का मान निकालना है। ये तो 1/F का मान है, तो अपन f का मान निकालते हैं। मैं यहाँ पे देखो एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो F1 F2 बट्टा यहाँ पे देखना ऊपर F1 प्लस F2 कुछ ऐसा मेरे को मिलेगा। मुझे f का मान निकालना, तो मुझे इसको पलटना पड़ेगा। तो देखना, मैं जब इसको पलटता हूँ तो मुझे f बराबर प्राप्त होता है आपके F1 F2 बट्टा F1 प्लस F2। यही क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो चीज़ जो आपसे पूछी है, दो पतले लेंसों के संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी होती है वो ये होती है। आपसे एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको बता दिया कि भाई एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी मान लो 20 सेंटीमीटर है, कोई दूसरा है जिसकी फोकस दूरी मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों को संयोजन या दोनों लेंसों के संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी है वो बताओ। तो तुल्य फोकस दूरी अपन इस फॉर्मूले के अंदर मान के बता देंगे। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो इस तरफ अपन मानते हैं, और चूंकि ध्रुव के इस तरफ अपन जाते हैं सारी दूरियां धनात्मक होती है। तो अगर आपको उत्तर लेंस की फोकस दूरी बताए तो वो तो होती है पॉजिटिव, और अगर आपसे अवतल लेंस की फोकस दूरी के बारे में बात करें ना, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखना, हमारा जो प्रश्न है, प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा आपतन कोण के मध्य परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसके लिए जो डेरिवेशन है वो अपन देखते हैं। देखो, जो हमारा लास्ट 12वां प्रश्न, इसमें हमसे पूछा है कि प्रिज्म के लिए विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य परिवर्तन का ग्राफ अपन को बताना है। तो पहले तो अपन को देखो बताना पड़ेगा कि प्रिज्म क्या है, उसके बाद अपन को ये जो सिद्ध करवा रहा है वो अपन सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ। देखना, आप सभी लोगों ने प्रिज्म को जरूर देखा होगा। इस प्रिज्म के अंदर इसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है, देखो थोड़ा सा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रिज्म, इसको नाम दे रहा हूँ ABC, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ऊपर मान लो कि एक प्रकाश किरण है जो मैंने यहाँ से आपतित कर दी, ये हमारी है आपतित प्रकाश किरण, इसको नाम देता हूँ PQ। ये PQ हमारी आपतित प्रकाश किरण है। आप सभी को पता है जिस बिंदु के ऊपर अपन आपतित करते हैं उस बिंदु को अपन आपतन बिंदु बोलते हैं, और इस आपतन बिंदु पर ये जो सतह इसके लंबवत एक तल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो ये मैंने खींच दिया यहाँ का अभिलंब। जो आपकी आपतित प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण। अब यहाँ से देखो ये अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होकर मान लो ऐसे चलेगी, तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको अपन बोलते हैं R। तो मैंने लिख दिया इसको R। अब देखना, ये जो आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है इसको मैं नाम देता हूं, देखो PQ तो हो गया, अब QR इसको नाम देता हूं, ये हमारी अपवर्तित प्रकाश किरण। आपने क्या देखा कि भाई ये जो सतह है ये भी पारदर्शी सतह है, तो इससे भी प्रकाश किरण आर पार जाएगी और आर पार गुजरेगी, सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो फिर से यहाँ पर इसका एक बार अपवर्तन होगा। तो जब देखना इसका अपवर्तन होगा तो इस बिंदु पे मैं अभिलंब खींचता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा इससे लंबवत एक तल हो गया जिसको अपन ने अभिलंब बोला। तो ये वाला जो कोण है इसके लिए आपतन कोण है, और यहाँ से देखो विरल माध्यम जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो इस प्रकार से ये क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो PQ तो हमारी आपतित किरण है, QR हमारी अपवर्तित किरण है, और RS ये हमारे लिए है निर्गत किरण। इस बात का ध्यान रखें, निर्गत किरण अपन इसको बोलेंगे। आपतित किरण जो कोण बनाते हैं उसको अपन आपतन कोण बोलते हैं। अब देखो ये जो आपतन कोण है ना, इस अपवर्तित किरण द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसको भी मैं R से लिखूंगा, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाऊं इसलिए मैं इसको R1 और इसको R2 नाम देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो कोण बनाया विलंब के साथ में जो निर्गत किरण ने बनाया है इसको अपन बोलते हैं इमिटिंग एंगल, यानी जो निर्गत कोण है वो है अपना E। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, क्या, ये आपकी आपतित किरण अगर मान लो यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तब तो कैसे जाती, सीधी जाती भी अपने रास्ते पे। अगर प्रिज्म होता ही नहीं तो अपवर्तन नहीं होता, और अपवर्तन नहीं होता तो बिल्कुल सीधी जाती। ये आपकी निर्गत किरण, अगर मैं इसको पीछे की तरफ पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण बनता हुआ आपको दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट कोण है ये। इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इस विचलन कोण को अपन डेल्टा से दर्शाते हैं। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा। ये हमारा है विचलन कोण। इसको अपन कैपिटल D से भी दर्शाते हैं। जो मैंने आपको पेपर दिया इसके अंदर इसको कैपिटल D से दर्शा के जो सिद्ध करवा रहा हूँ ना, उसमें मैंने इसको कैपिटल D से इसी को लिख रखा है, कुछ अलग नहीं है वो। ये जो बिंदु है देखो इनको नाम देते हैं, जैसे ये PQRS तो हो गया, ABC तो ये हो गया, इस बिंदु को नाम देता हूँ D और इस बिंदु को नाम देता हूँ E। तो अब देखना, हमें बात करनी है थोड़ी सी, आपसे जो पूछा ना कि आपतन जो आपका प्रिज्म कोण है ना A, एक सेकंड, जो प्रिज्म से विचलन कोण जो आपका है और आपतन कोण है इसके मध्य परिवर्तन का आपको ग्राफ खींचना है। तो आपतन कोण तो आपका ये I हो गया और प्रिज्म कोण आपका जो डेल्टा हो गया, इनके मध्य परिवर्तन का ग्राफ खींचना। बहुत ही आसान सा देखो परिवर्तन का ग्राफ खींचना। मैं यहाँ पे एक आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ किस किस के बीच में, मैं कहता हूँ एक तो है विचलन, यहाँ पे मान लो कि मैं डेल्टा को ले रहा हूँ, ये हमारा विचलन कोण है ये वाला, और इधर मैं ले रहा हूँ मान लो आपतन कोण, ठीक है I। अब देखना, मैं कहता हूं कि विचलन कोण का मान जो है वो आपतन कोण के ऊपर निर्भर करता है। कैसे, ये देखो आपतन कोण है, अगर आप इस आपतन कोण का मान बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिससे
आपतन कोण का मान बढ़ाने पर आपके विचलन जो आपका कोण है ना लास्ट में निर्गत कोण, इसका जो मान है वो लगभग इस आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। यानी किरण सीधी जाने लगे, भाई आप इसको आपतित कर रहे हो, अगर आप सीधी प्रकाशन डालो तो बिल्कुल से सीधी भी चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में जो आपका विचलन कोण है ना, विचलन कोण ये क्या होगा, सबसे कम होगा यानी न्यूनतम होगा। यानी मैं कहता हूं कि अगर हमारा जो कोण आई है वो लगभग अपन बराबर कर दें कोण ई के, आपतन कोण जो है हमारा इस प्रकार से अपन बढ़ाएं कि वो लगभग हमारे निर्गत कोण के बराबर हो जाए, तो आपके जो डेल्टा ना विचलन कोण इसका जो मान है वो लगभग डेल्टा मिनिमम के बराबर। यानी डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब हम आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ाएं और जिससे इतना बढ़ा दें कि वो निर्गत कोण के बराबर हो जाए। तो अब देखो इनके बीच परिवर्तन का एक ग्राफ खींच सकता हूं। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का मुझे प्राप्त होता है, ये लो, ये आपके ग्राफ है और इस बिंदु पे जो अपन ये कंडीशन ले रहे हैं ना कि डेल्टा का मान डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, वो ये कंडीशन है। यानी मैं अगर इसको अगर मैं देखो इसको इससे मिलाता हूँ ये यहाँ पे, तो ये क्या है डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब क्या है, डेल्टा मिनिमम। कहाँ पे हो रहा है, उस स्थिति में जब हमारे लिए आपतन कोण का जो मान है ना वो निर्गत कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्या है, हमारे विचलन और आपतन कोण के मध्य परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ है जो आपसे पूछा गया था और ये हमने ग्राफ बना दिया। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो आपसे कुछ सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करना देखना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। वास्तव में इसके अंदर गणित है और ये गणित कैसे आपको काम में लगानी इसको देखो थोड़ा देखते हैं। आपको यहाँ पे एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। इस चतुर्भुज के अलावा आपको दो त्रिभुज देखने, कौन सा, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। बस ये तीन आकृतियां आपको देखनी है, इसके बाद आपका डेरिवेशन बहुत आसान है, वास्तव में बहुत आसान है। कैसे, देखो मैं पहले बात करता हूं चतुर्भुज ए क्यू ई और आर में। ये आपके सामने एक चतुर्भुज है, तो मैं देखो यहां पे लिखता हूं चतुर्भुज ए, आप इसको ऐसा कैसे अपने कॉपी के अंदर उतारेंगे, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज ए क्यू ई और आर में। अब देखना चतुर्भुज के तीनों चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, अपन सभी को पता है। तो देखना पहला कोण तो है ए, तो मैं लिखता हूं यहां पे कोण ए प्लस दूसरा कोण देखो ये वाला कोण जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिखता हूं कोण ए क्यू ई प्लस ये नीचे वाला कोण क्यू ई आर, या इसको खाली मैं कोण ई भी लिख सकता हूं, तो कोण ई हो गया, एक सेकेंड, कोण ई प्लस जो हमारा ये वाला कोण है कौन सा, ए आर ई, कोण ए आर ई। चारों कोण का योग कितना होता है चतुर्भुज के, 360 डिग्री होता है। समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं, बहुत आसान सी बात है, इसमें कहीं को दोहराएंगे। एक चीज आप लोगों ने अगर गौर करी हो तो यहाँ पे देखना, ये जो मैंने रेखा खींची है ये क्या है, अभिलंब है। ये जो रेखा मैंने खींची ये भी क्या है, अभिलंब है। और अभिलंब तो अपन कहते हैं उसको जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी वास्तव में ये जो कोण है ना, ये वाला कोण ए क्यू ई, ये कितना है 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का, ए आर ई, दोनों कोण 90 डिग्री के, यानी ये वाला कोण ए क्यू ई और ए आर ई, चूंकि अपन लिखेंगे कोण ए क्यू ई प्लस कोण ए आर ई, ये तो खुद कितने 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री के, तो दोनों कोण ही हो गए। अब इस ऊपर वाले समीकरण में आप लोग गौर से देखना, जब ये दो कोण 180 डिग्री के बराबर, तो बचे हुए दो कोण, चूंकि चारों कोण का योग तो 360 है, तो भी बचे हुए ये वाला और ये वाला कोण ही कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री। साधारण सी बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। यानी मैं कहता हूं कोण ए और कोण ई जो है इनका योग किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मेरे पास आ गया, ठीक है। इसको अपन काम में लेंगे, एक बार मैं इसको छोड़ा, तो ये तो हमारा होगा चतुर्भुज का काम। अब अपन को बात करनी है किसकी, जो हमारा त्रिभुज है पहले वाला, ये नीचे वाला इसकी। अब इस त्रिभुज के अंदर आप लोग देखना, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे त्रिभुज जो आपका है क्यू आर ई में, क्यू आर ई। इस त्रिभुज में देखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपन सभी को पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक कोण R1 है, दूसरा R2 और तीसरा क्या है, कोण E है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ R1 प्लस R2 प्लस E, या कोण लगा देना इनके, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण R, ये जो आपके E है बराबर, इनका तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक बार आप लोग तुलना करना, एक बार अपन कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये जो कोण E है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर। यानी वास्तव में जब समीकरण 2 और समीकरण 3 की मैं तुलना करूंगा तो मुझे तुलना से क्या मिलेगा कि जो कोण R1 और R2 ना, इनका मान वास्तव में कोण A के बराबर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो E इसमें भी है, इसमें भी है, 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर। यानी यहाँ पे जो अलग चीज है वो यहाँ पे इस अलग चीज के क्या है, बराबर होगी, तभी तो ये मान सत्य होगा दोनों समीकरण 2 और 3। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 2 और 3 से कोण A जो है ना वो वास्तव में कोण R1 प्लस कोण R2 के योग के बराबर है। समीकरण नंबर इसको 4 देता हूँ, महत्वपूर्ण समीकरण है, ये भी अपने बाद में काम आएगी। आगे चलते हैं, इस त्रिभुज का भी काम हो गया। अब बचा हुआ जो लास्ट त्रिभुज अपना बचता है, इसकी बात करते हैं। अब देखना यहाँ पे महत्वपूर्ण बात सुनना, आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो बायोलॉजी के बच्चे उनको बताना विशेष जरूरत है उनको, क्योंकि वो शायद वो भूल गए। मैथ्स वालों को भी कोई ज़्यादा वो 30 मार्क खान नहीं समझे अपने आप को, वो भी शायद हो सकता है भूल गए होंगे। देखो ये हमारा ग्राफ तो हो चुका था, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो थोड़ी सी मैं एक बार इसको इसके ऊपर ही बना लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ जाना। मान लो कि कोई त्रिभुज है इस तरह का, त्रिभुज की एक खास बात थी, अगर आप त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ा देते हो तो ये जो बनने वाला बहिष्कोण है ना, बाहर जो कोण बनता है, ये बनने वाला बहिष्कोण अंदर वाले जो दोनों अंतराभिमुख कोण है इनके योग के बराबर होता है। समझ रहे? देखो दोबारा सुनना,
किसी भी एक भुजा को बढ़ा दो तो बनने वाला जो बहिष्कोण होता है, बाहर वाला कोण, वो सामने जो दोनों कोण बने होते हैं इनके योग के बराबर होता है। मान लो ये वाला जो कोण है वो 1 है, इस कोण का नाम मान लो 2 है, ये वाला कोण मान लो कि इसका नाम है 3। तो मैं क्या कहता हूँ कि कोण 3 जो है ना वो वास्तव में कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे देखना है प्रॉपर्टी अपन त्रिभुज इस वाली बात करें DQR में। पहले तो लिखता हूँ त्रिभुज DQR में। अब यहाँ पे इसी त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूँ। देखना बहिष्कोण, तो ये देखो आपका ये त्रिभुज है इतना, ये तो आपका त्रिभुज हो गया। थोड़ा सा अलग कलर के मार्कर से मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखो ये हमारा है त्रिभुज, यहाँ से ये पूरा। अब इस त्रिभुज में आप गौर करना कि ये जो हमारा कोण डेल्टा है, ये देखो बहिष्कोण है, अपन ने इस भुजा को बढ़ाया और यहाँ पे बहिष्कोण बन गया। ये कोण जो है वो इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा, इतनी बार, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो वो कोण दिखाई नहीं दे रहे, कैसे करें? मैं कहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आंखें खोलने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे सामने तो हम ईश्वर को भी आंखें खोल के देख सकते हैं, बस आंखें खोलने का जो नजरिया है, देखने का नजरिया, उस पर डिपेंड करता है। देखो कैसे, आपको पता है भी ये वाला जो बाहर कोण है ये कितना है, आई है। क्या इसके ये शीर्षाभिमुख कोण आपको नहीं दिख रहा? ये पूरा जो कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण होने का नहीं, पूरा कोण कितना हो गया, आई हो गया। अपन को तो खाली ये ऊपर वाला इतना सा कोण चाहिए ना, नीचे वाला R1 कोण तो अपन को नहीं चाहिए। यानी इस पूरे आई कोण में से अगर मैं इस नीचे वाले खाली R1 कोण को घटा दूं तो ये अंदर वाला अपने पास कोण आ जाएगा, और अंदर वाले कोण का मान क्या होगा, I माइनस R1, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर ये देखना जो आपके इधर देखो आप कोण ई है ना, निर्गत कोण, इस निर्गत कोण का देखना शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये इधर वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये पूरा कोण का मान अगर ई है तो ई में से अपन को तो नीचे वाला जो अपन को नीचे वो घटा देंगे, यानी ई माइनस R2, ये हमारे लिए क्या बन गया, इस इधर वाला कोण का मान बन गया। अब देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भी जो बहिष्कोण है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी डेल्टा जो है वो इस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के योग के बराबर होगा। साधारण सी बात है। तो इसको अपन देखो यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। साधारण सी बात थी, अपन ने यहाँ पे करी। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, डेल्टा बराबर I प्लस E, प्लस प्लस वालों को साथ कर लिया, माइनस माइनस वालों को अलग रखते हैं। तो देखो दोनों के अंदर माइनस R1 है, ये भी माइनस R2, माइनस के निशान को मैंने कॉमन लिया तो क्या बन गया, R1 प्लस R2 बन गया। याद करो समीकरण नंबर 4 को, समीकरण 4 में R1 और R2 को तो मैंने क्या लिखा है, कोण A लिखा है। तो देखो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपन ने देखो जो ऊपर किया है उसी को अपन ने लिखा है। फिर से काम है कि समीकरण 4 इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आपको समीकरण 4 जो हमारा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं देखो नाम देता हूँ समीकरण नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक डेल्टा का मान अपने पास यहाँ पे ही आ गया। अच्छा आप अगर चाहो ना तो यहाँ से डेल्टा का मान कुछ और भी निकाल सकते हो, जिसके अपन आगे चर्चा भी करेंगे, वो अपन सिद्ध करेंगे जो अपन को सिद्ध करना है। अभी देखना मैं कहता हूँ कि ये वाली कंडीशन लेते हैं जो अपन ने यहाँ पे करी ना, कि भाई अगर हमारे आपतन कोण का मान अपन निर्गत कोण के बराबर करना चाहेंगे, उस स्थिति में आपके जो डेल्टा ना विचलन कोण, इस विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम विचलन के लिए देखो क्या शर्त होगी, अपन I को तो रख देंगे किसके बराबर, E के बराबर। जब I हमारा देखो E के बराबर हो, कहने का मतलब क्या, ये जो अपन आपतित प्रकाश है इसको अपन ऐसे सीधे डालेंगे, सीधे डालेंगे तो देखो बिना विक्षेपित हुए बिल्कुल से सीधी चली जाएगी हमारी प्रकाश। तो उस स्थिति में देखना कोण I का मान जितना होगा उतना का उतना मान कोण E का होगा। साथ ही साथ ये जो कोण आपको R1 दिख रहा है ना, इसका मान भी R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो सीधी जाएगी प्रकाश, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, समान होगा। यानी इस केस में हमारे पास, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, R1 जो है वो भी किसके बराबर होगा, R2 के। और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम बन जाएगा। यानी डेल्टा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा मिनिमम, MIN से लिख दो, खाली डेल्टा M लिख दो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना ये जो तीनों मान है ये अपन यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। देखना समीकरण 4 में मैं रखता हूँ, एक बार उस इधर वाले को साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे कोई काम का बचा नहीं। अपन को यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मुझे इसको मिटाना भी जरूरी है। और इसको भी देखो थोड़ा इतना मिटा ही देते हैं, क्योंकि ये अपने कोई काम नहीं आने वाला। देखो एक बार गौर से देखना, मैं यहाँ पे इस समीकरण 4 के अंदर क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 देखो चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों को मिलाकर मैं एक R नाम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा समीकरण 4 से, कोण A बराबर R प्लस R, इसको भी R बोल दे, इसको भी R बोल दे, तो बताओ क्या बन गया, 2R बन गया। ठीक है, तो A बराबर कितना है, 2R। तो यहाँ से मुझे बताओ R का मान निकाल के, R का मान आपको बताना है। देखो R बराबर क्या आ गया, A/2, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं पता है क्या, अपन को जो सिद्ध करवा रहा है ना वो ये सिद्ध करवा रहा है ये अगला, कि भाई इसमें तो N21 लिख रखा है। आपको मैंने बताया बेबी कि भाई जो म्यू है ना, नियतांक अपना अपवर्तनांक, उसी को अपन n से भी लिख सकते हैं। तो उस म्यू का मान अपन को सिद्ध करवा रहा है। और याद करो इस चैप्टर का जो ये तो अंतिम प्रश्न है, जो मैंने पहला प्रश्न आपको दिया था स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम में अपने इसी का तो मान लिखा था sin I बट्टे sin R। तो वो जो I और R है ना उसके मान अपन को निकालने, फिर अपन वो सिद्ध कर पाएंगे। तो देखो निकालते हैं। तो R का मान तो अपन ने निकाल दिया, खाली और खाली I और बच रहा है, उसका मान आ जाएगा, फिर अपन उस स्नेल के नियम में इसका मान रखते हैं और हमारा सिद्ध करना ना उत्तर, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो इसका काम तो हो गया, समीकरण 4 को अपन ने काम में ले लिया, R का मान अपन ने निकाले। अब ऐसे ही इस समीकरण 5 को अपन काम में लेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, देखो डेल्टा की जगह तो लिख रहा हूं मैं डेल्टा मिनिमम बराबर जो आपका कोण I है और कोण E है, ये तो देखो दोनों बराबर हो गए, तो इसको मैं I प्लस I लिख सकता हूं। तो I प्लस I क्या बन गया, 2I बन गया, 2I माइनस देखना जो आपका A है,
ये एज इसको ए का ए पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ए का एक पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन को तो किसका मान चाहिए, आपतन कोण आई का मान चाहिए ना, तो खाली आई का मान यहां से निकाल लो, बाकी सब उधर भेज दो। देखो आई को मैं इधर ही रखता हूं बराबर, इधर पहले से कौन पड़ा है डेल्टा एम, ए इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस ए हो गया, बट्टा में देखो आई के साथ जो गुणा में था वो इधर आके बट्टा में आएगा तो बट्टा 2, ये किसका मान आ गया हमारे पास, आई का मान आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया, हमें निकालना था अपवर्तनांक, चूंकि हम जानते हैं μ21 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, यही क्या है वो स्नेल का नियम जो अपन ने इस चैप्टर का पहला प्रश्न के अंदर पहला जो टॉपिक था वो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था वही है यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, साइन आई की जगह आई का मान और आर की जगह आर का मान रखना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं एक बार इधर वाले को साफ कर देता हूँ ताकि हमारा जो उत्तर वो अपन एक खुले एरिया में लिख दें, तो अपन को खुला खुला वो अच्छा थोड़ा दिख जाए। तो मैं इस ऊपर वाले को देखो साफ कर रहा हूँ, बहुत वास्तव में बहुत आसान है। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसमें गणित देखने को मिले, लेकिन अगर आप 3-4 बार अपनी कॉपी के अंदर पेन चला के इसकी प्रैक्टिस करते हो तो मैं कहता हूँ किसी भी हाल में आप लोग इसको नहीं बोलोगे और हर हाल में इसको एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे। मैं देखो मान रखता हूँ यहाँ पे तो μ21, अच्छा अब जो आपको सिद्ध करा रहा उसमें मैंने n21 लिख रखा है, एक ही बात है, दोनों को लिख देता हूँ। तो मैं लिखते हैं देखो यहाँ पे साइन, अब आई का मान रखना है, आई का मान देखो ये रहा, अब आपको जो सिद्ध करना है उसके अंदर ए पहले है, ए प्लस डेल्टा एम है, एक ही बात है। अच्छा डेल्टा एम लिखो चाहे आपको जो मैंने सिद्ध करने दिया उसके अंदर डी लिख रखा है, डी और डेल्टा एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एम प्लस ए बट्टा 2, ये हमारे अपन ने लिख दिया इस आई का मान, ठीक है। बट्टा में क्या होता है साइन आई बट्टे साइन आर भी होता है, तो देखो साइन और आर का मान कितना है, ये रहा, अभी भी अपन ने निकाल दिया ए बट्टा 2। मेरे प्यारे साथियों यही है वो फॉर्मूला जो हमसे सिद्ध करवाया जा रहा था इतनी देर, कितना आसान है। मैं कहता हूँ वास्तव में हमारी फिजिक्स बहुत आसान है, बस केवल और केवल इसको देखने का नजरिया, समझने का नजरिया वो हमारा बढ़िया शानदार क्वालिटी पर होना चाहिए। इसी के साथ देखो आज के चैप्टर की करते अपन विदाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया, वीडियो मेरे ख्याल शायद 1 घंटे से ज़्यादा की होगी, मैं भी काफ़ी देखो थकान में आ चुका अब। तो अभी तो करते हैं इस चैप्टर की विदाई और कल अपन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, बढ़िया तैयारी करें। और मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स की मार्कशीट के अंदर आपकी जो सबसे ज़्यादा नंबर इस बार वो फिजिक्स में ही आए, फिजिक्स में ही आप लोग अर्जित करो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ विदा।